जिसका टॉपिक है सेफ एनवायरनमेंट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये वेबिनार जो है वो हम लोगों ने 3 रीजनल सेंटर इग्नू के में बात करते हैं। तो इसमें इग्नू क्षेत्रीय केंद्र भागलपुर, सहरसा, पटना, दरभंगा, तो इन सभी का एक जॉइंट एफर्ट है। और ये जो वेबिनार है बेसिकली इसका फोकस जो है वो सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए है कि अगर हम बात करते हैं आज के समय में पर्यावरण की बात करते हैं तो ये पर्यावरण जो है संभावित तौर पर, अगर मैं बात करता हूँ कि एक हम लोग सतत विकास या सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो इस सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ में अगर एनवायरनमेंट का क्या रोल है तो उसी को आधार मानते हुए विजन 2047 में 2047 में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसके लिए है। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पहले मैं हमारे वरीय निदेशक इग्नू क्षेत्रीय केंद्र पटना से डॉक्टर अभिलाष नायक जी है, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप से अपने इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति दें। कार्यक्रम को शुरू किया जाए प्लीज। कार्यक्रम में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम का जो पहला चरण होता है वो सभी का अभिनंदन है, वंदन है। तो कार्यक्रम में सबसे पहले मैं हमारे वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अभिलाष नायक जी का वंदन करता हूं कि आपकी प्रेरणा से हम लोगों को एक इस प्रकार का कार्यक्रम के आयोजन का अवसर मिला। इसके साथ में मेरे साथ में और भी मेरे सहयोगी हैं इग्नू क्षेत्रीय केंद्र भागलपुर से डॉक्टर सारा, डॉक्टर ओपी तिवारी, कमलेश मीना जी, मैं आप सभी का वंदन करता हूं। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र पटना से हमारे सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शालिनी और बाकी जितने भी कर्मचारी गण यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सभी का वंदन करता हूँ। इसके साथ अगर मैं बात करता हूँ कि आज के ये कार्यक्रम में लगभग अभी शुरुआत में लगभग हम लोग 98 क्रॉस कर रहे हैं। तो सभी जितने भी छात्र हैं उन सभी का मैं वंदन करता हूं कि आप सभी छात्र एक साथ में मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर और भी कई क्षेत्रीय केंद्र बहुत सारे लोग हमारे सहयोगी वृंद हैं यहाँ पर। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो इसमें और भी कई क्षेत्रीय केंद्र से इंदिरा जी हैं, आरसी जयपुर से कमलेश मीना जी तो पटना से है ही है। इसके अलावा और भी कई क्षेत्रीय केंद्र से बहुत से देश भर में जितने भी क्षेत्रीय केंद्र हैं इग्नू से, तो वहां से भी लोग आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। तो मैं आप सभी का नमन करता हूं, वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है मेरे छात्रों की। इसके अलावा जो भी हमारे स्टडी सेंटर्स है, वो स्टडी सेंटर जिसमें चाहे आप क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा में है, क्षेत्रीय केंद्र पटना से सम्मिलित है, भागलपुर से है, इन सभी क्षेत्रीय केंद्र के जितने भी कर्मचारी गण इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हार्दिक अभिनंदन के साथ में सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं बात करता हूं तो प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता जी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं। आपको लेके मेरा जो कार्यक्रम लेके चलने का जो मुख्य उद्देश्य भी यही था कि आप मेरे सीनियर हैं कथित तौर पर, और लगभग कई समय के अंतराल है, लगभग 20-25 साल के बाद मैं आपका दर्शन करूंगा, अभी 10 मिनट बाद उपस्थित होंगे। लेकिन सबसे मतलब एक मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और आपका वेलकम करना चाहूंगा कि आपने अपने इतने व्यस्ततम समय में इतना समय निकालने के बाद आपने इस कार्यक्रम में जुड़े, और खासतौर से यहाँ जितने भी हमारे ज्ञान पिपासु छात्र हैं, शिक्षक हैं, इन सभी के लिए आपने समय दिया। डॉक्टर फातिमा जुड़ी हुई है उनके साथ में, मैं आपका भी वेलकम करता हूं कि आप पूरी तरह से उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए इस कार्यक्रम को, मैं तो शुरुआत करूंगा लेकिन बाकी कार्यक्रम आप ही के एंड पर चलेगा। आपका भी वेलकम है मैम। और बाकी जितने भी प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट नॉन प्रिंट जितने भी भाई बंधु हमारे जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो कार्यक्रम प्रारंभ करने के बाद अब मैं अभिनंदन के बाद हमारे वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अभिलाष नायक जी क्षेत्रीय केंद्र पटना को आमंत्रित करता हूं कि आप वेलकम एड्रेस दें सर।
Thank you, Dr. Rajiv. First of all, I congratulate you for having chosen Professor Dr. Anil Kumar Gupta जी, जो हेड है ECDRM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के, और उनको जब आपने चूज किया तो जिस दिन आपने बताया था कि गुप्ता साहब आ रहे हैं यहाँ पे, दैट वाज वेरी हार्टनिंग फॉर मी, क्योंकि हमारा जैसे प्रतिमा मैडम को यहाँ हम बताना चाहेंगे, मैडम जितने भी हमारे एक्टिविटीज यहाँ पे हम करते हैं, वी 3 रीजनल सेंटर्स डू इट टुगेदर। इसमें क्या होता है कि सबका फायदा माने होता है इसमें, और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट अवॉइड करते हैं, और जो अच्छे जो रिसोर्स पर्सन है, उनकी जो नॉलेज है, उनके स्किल्स जो है, उनके ज्ञान है, उसको शेयर करने का हमें मौका मिलता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे साथ हम है यहाँ पे, जो कि पटना का रीजनल सेंटर का डायरेक्टर है हम यहाँ पे, और मैं दरभंगा का भी इंचार्ज हूँ अभी, और उसके साथ साथ मेरे कलीग हैं जो कि आपका डॉक्टर सारा नसरीन मैडम है, जो कि भागलपुर के रीजनल डायरेक्टर है, वो है अभी मेरे बाद वो आएंगे हमारे साथ बोलने के लिए। उसके साथ मेरे जितने एकेडमिक कलीग हैं तीनों रीजनल सेंटर, जैसे कि दरभंगा के डॉक्टर राजीव जो है, जिसके प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर है, उनको तो आप देख सकते हैं। मेरे कलीग डॉक्टर शालिनी है यहाँ पे, डॉक्टर दीक्षित भी है, डॉक्टर कमलेश मीना जी जो है भागलपुर के हैं, और आपके हमारे ओम प्रकाश तिवारी जी जो है वो भी भागलपुर के हैं, और हमारे और एक कलीग आसिफ इकबाल, शायद वो ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि ही हैज विजिटेड हिज होम टाउन टुडे, एंड मेरे साथ बाकी कलीग्स भी है। और चीज में हम बताना चाहेंगे, हमारे जो एनवायरमेंट साइंस के जो बच्चे हैं, कोऑर्डिनेटर्स तो है, हमारा तीनों रीजनल सेंटर के सारे कोऑर्डिनेटर्स है। हमारा एमएससी एनवायरमेंट साइंस में, लेट मी इन्फॉर्म यू, इट्स हार्टनिंग टू इन्फॉर्म यू दैट as many as 175 students have taken admission in MSc Environment Science in the July 2023 cycle only. So this is you can imagine the kind of interest our students, our teachers have for this course. और यहाँ पे हमारे जो टीचर्स भी है, तीनों रीजनल सेंटर के जो टीचर है, वो भी, उनमें से भी बहुत सारे टीचर यहाँ पे उपलब्ध है। एज यहाँ पे सब जैसे देख सकते हैं कि we are already 106 people. I think for the first time it has happened that in an online platform we have 100 plus people. The credit goes to all my colleagues in all the 3 regional centers. सभी को हमने रिक्वेस्ट किया था यहाँ पे मैंने अच्छे संख्या में योगदान करने के लिए। जैसे आज का जो टॉपिक है, इट्स नॉट समथिंग न्यू टू एनीबडी। जैसे मैं कल ही हम सुन रहे थे अल नीनो के प्रभाव से कैसे भारत का और बाकी बहुत सारे कंट्रीज का जो माने पर्यावरण में कैसे उसका प्रभाव पड़ रहा है, उसके वजह से कैसे आम जिंदगी का जो लाइफ स्टाइल है उसको कैसे प्रभावित करेगा, वो सब के बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे। और एक चीज हम बताना चाहेंगे, आपकी गेट ए चांस टू विजिट आवर कैंपस एनी टाइम इन पटना। इट्स कंप्लीटली ग्रीन कैंपस, इट्स अ प्लास्टिक फ्री कैंपस। हम चाहते हैं कि इस कैंपस को पूरा कंप्लीटली ऐसे ग्रीनरी इसका जो बढ़ाता जाए हम लोग, और फ्रॉम टाइम एंड अगेन इन रीजनल सेंटर्स पटना में और दरभंगा में हम लोग प्लांटेशन प्रोग्राम भी कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू हियर, हम 3 रीजनल सेंटर क्योंकि मिलके जुल के सारे प्रोग्राम्स करते हैं, एवरी मंथ वी प्लान टू ऑर्गेनाइज ए वेबिनार ऑन ए चोजन थीम। इस महीने के लिए क्योंकि अभी 3.0 का सेशन चल रहा है, अभी जैसे आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पेशल कैंपेनिंग 3.0, अंडर दैट वी हैव प्लान टू ऑर्गेनाइज दिस वेबिनार। तो थैंक यू डॉक्टर दीक्षित, थैंक यू प्रोफेसर गुप्ता, थैंक यू प्रतिमा मैडम, एंड ऑल माय फ्रेंड्स, all my colleagues, all my academic counselors, all my students who are present over here for being present in this meeting in such a great number. I welcome all of you on behalf of all the 3 regional centers. Over to Dr. Rajiv, please. Thank you, sir. Thank you for your blessings. We have RC Bhagalpur also with us. So I would like to request Dr. Sara Nasreen for initial remark, just for 2 minutes. Good evening, everybody, and very warm welcome to this webinar, which has so many participants in it, and I hope it will be a very nice one, and we'll come up with something more valuable. So, I'd like to speak a moment on this. This is on the centenary of India's independence. We want to see an India without poverty and unemployment, with sustainable environment and devoid of religious, caste and gender discrimination.
For achieving developed country status by 2047, we need to focus on emphasizing inclusive and environment-friendly growth, sunrise industries and sustained infrastructure building, while paying special attention to the rural economy and farmer incomes. By 2047, we hope that our country will be among the developed countries. As a developed nation, the Indian economy will be even more inclusive and innovative. Poor people will comprehensively win the battle against poverty, and the nation's health, education, and social sector outcomes will be on the rise. The concept of sustainable development includes three main components: ecological, social, and economic, where the first one should be recognized as the most important. The ecological component is based on the principle of harmonizing our needs with the natural capabilities of the biosphere, which can be achieved by conservation of the ecosystem or the environment, conservation of biodiversity of the planet, sustainable development of the society, conservation of human resources, population control and management. For this, we have to optimize our current use of fossil fuels, eliminate waste, recycle, recover energy, save time, reduce or eliminate pollution, acting now to stop global warming, avoiding the use of plastic bags to keep the land and oceans clean, planting trees to help protect the environment, responsible consumption and production, recycling items such as paper, plastic, glass, and aluminium. We have to think seriously about environmental sustainability to maintain an ecological balance in our planet's natural environment and conserve natural resources to support the well-being of current and future generations. With these words, I'll hand over to Dr. Rajiv for conducting the webinar onwards. Thank you. Thank you, ma'am. Dr. Rajiv Gupta sahab has already joined. Sir, नमस्कार सर. फातिमा मैम. सर अनम्यूट कर लीजिए सर. Sir, we are not able to hear you. And he has not unmuted himself. Oh, wait. Hello. हाँ सर. Namaskar. Good afternoon to everyone. वेलकम सर. सबसे पहले तो, और चूंकि अब जो सीक्वेंस है आपके प्रारंभ करने से पहले आपका परिचय देने का मुझे सौभाग्य मिला है, और ये भी एक सौभाग्य नहीं कहूंगा बल्कि 2002 के बाद आज इतने दिनों बाद पहली बार आपके दर्शन का सौभाग्य मिला. उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और इतना मैं अवश्य कहूंगा कि सर से मेरा जो एक परिचय देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन अगर हम एक ऐसे शख्स की बात करते हैं जिसमें कि हम कहें कि गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, एकेडमिक्स, रिसर्च, एनवायरनमेंट के लेके ऐसा कोई डायमेंशन नहीं है जो डॉक्टर अनिल गुप्ता जी से न छुआ हो. सबसे पहले आपने जब मेरे ख्याल से मेरा जो लास्ट परिचय हुआ था वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में ही हुआ था, तो आप उस समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, बल्कि एक नहीं दो डिपार्टमेंट आपने उस समय संभाल रखे थे शुरुआती दौर में. आज वो यूनिवर्सिटी एक तरह से जिसे मैं कहूं कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूपी के नाम से आज फेमस है. इसके अलावा आपने एनवायरमेंटल फील्ड में जो नीरी है, इसके अलावा जहां बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में रिसर्च एसोसिएट के पद पर रहे, बाकी SRF, JRF, ये सब तो चीजें, लेकिन फिर भी मैं कैसे करूं ये सारी चीजें जो है, अगर मैं बात करता हूं आज के समय में, आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट दिल्ली में फुल टाइम प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत है. इसके अलावा जो भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं जो आपकी पॉलिसी एडवोकेसी के लिए या प्लानिंग के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं आपसे जुड़ के मिनिस्ट्री तक पहुंचती है, मैं इतना ही कहूँगा. इसके अलावा जो भी क्लाइमेट चेंज या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए NIDM है, इनका जो इंटरनेशनल नेशनल प्रोजेक्ट या DPR से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं डेवलपमेंट के लिए, पॉलिसी इश्यूज के लिए, फूड सेफ सिटीज, केमिकल सेफ्टी, इंडस्ट्रीज, एनवायरनमेंट, तो ये सारी चीजें सर आप ही के थ्रू मेरे लिए बहुत मतलब सौभाग्य का एक विषय है कि आपके साथ हम लोग 2 साल MSc में आपके अंडर में रहे हैं. सबसे बड़ी चीज
इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ सर, खाली इंडिया में ही नहीं बल्कि अभी जब हम लोगों ने प्लान किया था उस समय भी शायद बाहर थे, इसलिए एक बार जी। प्रयास किया हम लोगों ने कि पहले भी हम लोग इस कार्यक्रम को कर पाते, लेकिन समय की उपलब्धता न होने के कारण उस समय नहीं हो पाया। उसके बाद में भी अभी भी हम लोग प्रयास कर रहे थे, बल्कि सर का अभी मैं इतना कहूंगा कि अभी 4 बजे से बल्कि 3:45 से एक इनॉग्रेशन है बुक का, तो उसमें जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम करके जो होता है शायद उसके भी आप पूरे इंचार्ज हैं, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सर आप ही को देता हूं, बाकी आप अपना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सर, समय दिया आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऑल द डिग्निटरीज ऑफ इग्नू एंड इग्नू के माध्यम से लोगों को संबोधित करने में एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि इग्नू को अगर हम देखें तो भारत की का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय इग्नू को मानते हैं, जिसके जो नंबर ऑफ कोर्सेज हैं और जितने सेंटर्स हैं, शायद पूरे विश्व में इस तरह की यूनिवर्सिटी नहीं है कोई इग्नू की तरह, जिसमें इतने सारे कोर्सेज हों, इतने सारे सेंटर्स हों और इतने सारे विद्यार्थी हों। So I am really so happy to address. Only thing is that as Dr. Rajiv told that I have to release a book by UNICEF at 5 p.m. So I'll be little short in my deliberations. In particular, today's program, my colleague Ms. Fatima is here. She will help me by running the presentation because I have already reached the venue, India Habitat Center, where I have to attend that program and to release the book. So I'll request my colleague Ms. Fatima to please share the video, share the PowerPoint, and I will use the PowerPoint. Fatima? Sir, just yes, sir. Sharing just I was asking for Rajiv sir to give me the rights. Vinod Did ji, you get the please, rights? please give the rights to No, sir, not yet. please. Vinod ji, फातिमा मैडम को ये सर फातिमा मैडम को नहीं दिए थे, सर को दिए थे। प्लीज एक सेकंड। और मैं मिली जुली भाषा में बात करूंगा, अंग्रेजी हिंदी। हाँ, दे दिया गया मैडम जी। राजीव जी ठीक रहेगा मैं मिली जुली भाषा में बात करूं? ये तो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है सर, बहुत बढ़िया रहेगा। जी 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 जी। तो इसको प्रेजेंटेशन मोड में कर दें, अच्छा रहेगा। Fatima, can we do in presentation mode? Hello. If you can't, please send it to us, so we will get it done. I already shared it in presentation mode. I think it's coming so late, so Okay, just fine. one more time. नहीं, स्टॉप हो गया है शायद शेयरिंग। हाँ सर, अभी नाइसली से I'm sharing it again. Just ठीक sharing it. ठीक ठीक ठीक। सर जसपाल जी ने बरेली कॉलेज वालों को भी यहाँ बुला रखा है पूरा। I can see, जी 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 जी। So is my screen visible? अभी नहीं है। नहीं आ रहा है। अब आ रहा है। हाँ, अब आ गया। एक So बार doing it in a slideshow, sir. मैडम प्लीज प्रेस F5। No, sir. I am doing it in slideshow. Is it okay now? हाँ, हो गया। Yes, sir. अच्छा, स्लाइड शो अभी यहाँ पे नहीं हुआ है, बट एनीवे हम यहीं से शुरू कर देते हैं। ठीक है सर। तो मुझे थोड़े दिन पहले अभी नीति आयोग में इनवाइट किया गया था इस विषय पे बात करने के लिए, और मुझे लगा कि इग्नू जो इतना बड़ा विश्वविद्यालय है और वहाँ पर इस विषय पे बात करने से लोगों को लाभ होगा और इग्नू के माध्यम से ये बात बहुत दूर तक जाएगी, लोगों तक जाएगी, तो ये बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर राजीव कुमार चर्चा कर रहे थे, और अभी हम लोग पूरी दुनिया में जो आपदा प्रबंधन के बारे में काम करते हैं, लोग जो डिजास्टर्स के बारे में काम करते हैं,
उसमें एक नई सोच को लेके आगे बढ़ रहे हैं. We have evolved a new mechanism that we called it nature-based solutions or ecosystem-based disaster risk reduction. So recently, I have also been honored by United Nations Environment Program in Germany and termed as the NBS Man of India. So I'm so happy that it is because of the support of my all team and associated people, my students, my colleagues, and all the colleagues in the IGNU also. IGNU में मेरे साथ बहुत सारे लोग काम करते रहे हैं, and I have collaborated. I have supervised some PhDs also in IGNU. So I have chosen this topic, environment, climate change, and sustainability, because these are the things, in fact, we are now finding that our future sustainability, the future existence of human being on Earth is very important. And what are the challenges we need to know? So if you look at the slide 1, Fatima, can you move the slide? Slide move करें. Hello. Second, I'm on a slide second. अच्छा, इसमें I नहीं आ guess- रही है. Wait, sir. I'll do it in another way. हाँ, हो गया. ये Okay, देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में जब आप बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने अध्ययन करना अभी शुरू किया है. लेकिन इस चित्र को अगर ध्यान से देखें तो दिखता है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में अध्ययन करने की जो बात है वो अभी की नहीं है. क्लाइमेट चेंज के बारे में अध्ययन जो है वो 18वीं शताब्दी से लोगों ने शुरू कर दिया था, और कैसे क्लाइमेट चेंज के डिफरेंट आयामों पे बात होती रही है. क्लाइमेट चेंज के, अच्छा, ये बार बार मुझे एंट्री के मैसेज आ रहे हैं, आप मुझे एडमिन से हटा दीजिए, मुझे सिर्फ प्रेजेंटर रखिए, क्योंकि मेरे पास वो पॉपअप कर रहा है एडमिट करने के लिए मैसेज, तो उससे इसमें डिस्टर्ब हो जाता है. तो क्लाइमेट चेंज के बारे में चर्चाएं होती रही. पहले सिर्फ ये होता था कि गैसेस के क्या जो 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 कंसंट्रेशन है वो कैसे बदल रहा है. इसके बाद एटमॉस्फेयर की फिनोमिनन पे स्टडी करी लोगों ने, और पिछले लगभग 60-65 साल से जो ग्लोबल वार्मिंग पे चर्चा चल रही थी, और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी अब बात नहीं होती, अब बात होती है क्लाइमेट चेंज की. सो डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज इज दैट the climate, when the change we talk about, it is both cooling and heating, whereas global warming was just about heating. Next, please. Yes, this is very important dimension, and I think this is very important for more particularly for the countries like India, क्योंकि आप इसमें देखेंगे कि x एक्सिस और y एक्सिस को जब आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि एक तरफ इसमें बताया गया है कि इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट है, तो हम दूसरी तरफ है हैप्पीनेस इंडेक्स. तो हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए वी हैव टू एक्सप्लॉइट मोर इकोसिस्टम बेस्ड रिसोर्सेस, एंड जितना ज्यादा हम उन रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करते हैं उससे हमारी हैप्पीनेस बढ़ती है. लेकिन आप इन बातों को एक चीज देखेंगे कि जो कंट्रीज में आप यहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा पा रहे होंगे, इसका मतलब पर कैपिटा जो इकोलॉजिकल रिसोर्सेस है उनको ज्यादा एक्सप्लॉइट करना पड़ता है. तो अगर इंडिया की बात देखें, जहां पर हमारी जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अगर हम वहां पे उस रेशियो में जो इकोसिस्टम रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करेंगे तो शायद जो अभी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाएंगी, और जो एनवायरमेंट के चैलेंजेस अभी हमारे देश में हैं शायद वो और ज्यादा मल्टीपल हो जाएंगे. तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि जहां एक तरफ हम जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बढ़ाना चाहते हैं ताकि रिसोर्सेस उपलब्ध हो लोगों के लिए, और जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाए और हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े. बट दूसरी तरफ जो हम देखते हैं कि इसके लिए हम इकोसिस्टम्स को और एक्सप्लॉइट करेंगे, तो वो एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड. यस, इसके पहले वाला. ओके, दिस इज फाइन. सो अगर आप देखें
usually we often talk about climate change, but we ignore other kind of challenges which are also very important under the environment domain for the sustainability dimensions. And I consider that there are three kind of major changes. One is climate change that we often talk about, but the second change is also equally important. That is the land use change. Everywhere, and more particularly in urban areas and the areas which are under the human habitat, the land use change has been very, very significant. The third kind of change, तीसरी तरीके का चेंज देखेंगे, जो नेचुरल रिसोर्सेस का डिग्रेडेशन बढ़ा है, तो ये तीसरी तरीके का चेंज है. तो ये तीनों चेंज को हम ओवरऑल एनवायरमेंटल चेंज की कैटेगरी में मानते हैं, और एनवायरमेंटल चेंज इस तरीके से इज इमर्जिंग एज ए मेजर रिस्क ड्राइवर. जो डिजास्टर रिस्क बढ़ रहा है उसके लिए ये तीनों तरीके के चेंज बहुत हद तक जिम्मेदार हैं. दूसरी तरफ जो जब हम डिजास्टर्स की बात करते हैं तो डिजास्टर्स में कोई घटना होती है जो नेचुरल जो एक्सट्रीम्स हैं या नेचुरल हैजार्ड्स हैं उनकी वजह से, लेकिन उसके साथ साथ वल्नरेबिलिटीज की बात होती है, और वल्नरेबिलिटीज की वजह से लॉस या डैमेज की घटनाएं होती हैं जिसको हम कहते हैं बहुत ज्यादा नुकसान होना. तो डिजास्टर के लिए ज्यादा जरूरी है कि कोई भी घटना जब वो कोई बड़ा नुकसान करने की क्षमता रखती हो तब वो डिजास्टर मानी जाती है. और ये जो वल्नरेबिलिटी या संवेदनशीलता की बात करते हैं तो उसमें एनवायरमेंटल डायमेंशंस होते हैं, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस होते हैं और बिहेवियरल डायमेंशंस होते हैं, क्योंकि हम कैसा बिहेव करते हैं किसी पर्टिकुलर स्थिति में वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. और इसको देखते हुए अगर हम देखें तो अभी हम जो इंटरनेशनल पॉलिसी है डिजास्टर्स को लेकर के, जिसको हम सेंडई फ्रेमवर्क फॉर डीआरआर कहते हैं, इसके पहले था ह्योगो फ्रेमवर्क. ह्योगो फ्रेमवर्क जो 2005 से लेके 15 तक था, उसके अंदर जो उसकी प्रायोरिटी 4 थी, इसमें एक बात कही गई थी, एड्रेसिंग अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ रिस्क. तो ये बड़ी बात थी कि जो रिस्क है वो क्यों पैदा होता है, रिस्क किसकी वजह से होता है. तो घटना तो एक चीज होती है, लेकिन उस घटना को दुर्घटना बनाने के लिए क्या चीज चाहिए, वो चीजों पे अगर हम काम करें तो शायद वो घटना दुर्घटना न बन पाए, या बने भी तो उसका आयाम कम होगा. नेक्स्ट प्लीज. ये देखिए कुछ आपको चित्र के माध्यम से ही दिख रहे होंगे कि ये ऐसी चीज है, अब इसमें कोई भी अगर घटना होती है तो उसकी बड़ी दुर्घटना में तब्दील होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट प्लीज. ये आप कुछ चीजें देखेंगे कि जैसे हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, बट वेस्ट मैनेजमेंट का कभी भी हम रिलेशनशिप डिजास्टर्स के संबंध में कभी नहीं बात करते. ये कुछ चित्र मैंने इकट्ठे किए जो साइक्लोन्स के बाद की स्थिति होती है. देखिए किस तरीके से डैमेजेस हुए हैं, और वेस्ट अपने आप में, वेस्ट की हालत जो है, अमाउंट ऑफ वेस्ट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे तो शायद बाद में जाने की जरूरत होगी, बट अमाउंट जो ह्यूज पीक आपको दिख रहे हैं उनको देख करके लगता है कि इट इज क्रिएटिंग मेजर डिजास्टर सिचुएशन. नेक्स्ट. ये आपने कोविड के समय इस तरह की स्थितियां देखी, जब बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स हमारे बहुत सारे शहरों में काम करते थे और वो लाखों की तादाद में वापस जाते हुए दिखे थे. लेकिन इसमें वापस जाने की जरूरत है कि ये माइग्रेंट वर्कर्स आखिर अपनी जगह से दूसरी जगह क्यों गए थे. इसके पीछे भी डिजास्टर्स का और क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा रोल है. ये वर्कर्स मैक्सिमम उन जगहों से हैं, उन क्षेत्रों से वहां पे जाते हैं जो अक्सर क्रॉनिकली ड्राउट प्रोन है, फ्लड प्रोन है या साइक्लोन प्रोन है, जैसे कि उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ऐसे राज्यों से ही जाते हैं. तो इसमें जानने की जरूरत है कि ये जो माइग्रेशन होता है, इस माइग्रेशन के पीछे भी क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है और जो इससे रिलेटेड जो डिजास्टर्स हैं इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. नेक्स्ट प्लीज. लेकिन डिजास्टर्स के बारे में अगर बात करें तो कोविड के पीरियड में ही ऐसे भी एग्जाम्पल हमारे सामने आए जिसको हम मल्टीपल डिजास्टर सिनेरियो कहते हैं. बिकॉज कोविड का जब डिजास्टर था, कोविड जो इट वाज अ हेल्थ इमरजेंसी, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, बट इट वाज ट्रीटेड एज ए डिजास्टर की तरह हमने उसको मैनेज किया. बट वो समय ऐसा था, अब कुछ राज्यों में देखेंगे तो हीट वेव का पीरियड था जब लॉकडाउन लगाया गया था, कुछ राज्यों में ड्राउट था, इसके साथ साथ 4 बड़े साइक्लोन आए थे जिसके अंदर 2 सुपर साइक्लोन थे, और इसके साथ केमिकल एक्सीडेंट्स भी हुए थे. तो वो चीजों को अगर देखें तो ऐसी स्थितियां भी रही जब हमें एक डिजास्टर के अंदर दूसरे डिजास्टर को मैनेज करना पड़ा. जैसे कि साइक्लोन के समय जब हम लोगों को इवैक्यूएट कर रहे थे, वो वही पीरियड था जिन दिनों हम कहते थे कि मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, और जहां पे हम लोगों को ले जा करके साइक्लोन शेल्टर में रख रहे थे. तो वहां पे कैसे
सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था होगी, कैसे डिसीज स्प्रेड को कम किया जाएगा, तो इट वाज एडिशनल चैलेंज। नेक्स्ट प्लीज। क्लाइमेट चेंज एक तरीके से जो मल्टी फेस्टेड इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज के, हर ऑलमोस्ट ऑल मेजर सेक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट आर अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, चाहे वो एनर्जी सेक्टर है, चाहे वो वाटर सेक्टर है, चाहे हेल्थ सेक्टर है, फूड सिक्योरिटी सेक्टर है। तो ये चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट रही। ये देखने की जरूरत है कि कैसे क्लाइमेट चेंज के लिए सेक्टोरल डायमेंशन से हम स्टडी करेंगे। ये दो चित्र हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दो स्टडीज हमने करी पिछले 2 साल के अंदर। एक स्टडी करी हमने कि पिछले 25 साल के अंदर जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डिजास्टर्स है उनका क्या ट्रेंड रहा है ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में इंडिया के। मैपिंग की गई जिससे कि पता लगा सकें कि स्टेट वाइज कैसे ट्रेंड चेंज हुआ है, क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंटल स्कीम्स हमारी ऐसी रही हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को एड्रेस करने के लिए बेनिफिशियल रही हैं या अडाप्टेशन इंटरवेंशंस को सपोर्ट करती रही। दूसरा ये भी था कि कई बार हमारी जो प्रिपेयर्डनेस रही है डिजास्टर्स के मामले में बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डेथ और डैमेज के इंसिडेंसेस हुए हैं। तो ये जानने की जरूरत है कि हमारी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, हमारी प्रिपेयर्डनेस बहुत अच्छी है, और हम समझते हैं कि ग्राउंड लेवल में एक्शंस बहुत अच्छे से लिए गए, लेकिन फिर भी अगर कोई डेथ या डैमेज हुआ है तो कहाँ पे फेल्योर। तो उसके लिए 2 मेजर साइक्लोन्स को वी सिलेक्टेड, साइक्लोन ताउते एंड साइक्लोन अम्फान, एंड वी एनालाइज दैट किसी की भी डेथ हुई तो उसके किड्स एंड किन्स और नेबर्स तक से जाके इंटरव्यूज करके ये पता लगाने की कोशिश करी कि फेल्योर कहाँ हुई, कंप्लीट जो इमरजेंसी मैनेजमेंट साइकिल है उसमें कहाँ गड़बड़ी थी, किसके रिस्पांस में गड़बड़ी थी जिसकी वजह से ये घटना हुई या ये दुर्घटना हुई या इसका प्रभाव हुआ। नेक्स्ट प्लीज। ये आप देखेंगे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 गोल्स की हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे 13 गोल्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड हैं। वैसे तो आप देखेंगे तो सारे 17 गोल्स जो हैं वो रिलेटेड हैं, लेकिन ये जो 13 गोल्स हैं वो खासकर बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर के, और पर्टिकुलरली वाटर से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, ये गोल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्लीज। इसीलिए जब हम सस्टेनेबिलिटी की परिकल्पना पे बात करते हैं, जो आजकल विच इज वन ऑफ द टॉप फोकस जो बात कर रहे हैं, तो उसमें तीनों की जानने की जरूरत है कि सस्टेनेबिलिटी जो है वो सिर्फ एनवायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की बात होती है और सोशल सस्टेनेबिलिटी की बात होती है। माइग्रेशन की बात हमने अभी करी, तो कैसे इन तीनों चीजों के बीच में हम एक सामंजस्य बनाएंगे, एक सिनर्जी बनाएंगे, उन चीजों को देखने की जरूरत है। नेक्स्ट प्लीज। ये एक स्कीमेटिक हमने तैयार किया है, इसमें ये इसका पर्पस ये है और इसको इस चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को अक्सर हम कल्प्रिट बनाते हैं, वॉट एवर रॉन्ग हैपन्स, चाहे वो अर्बन फ्लड हुआ या कोई इस तरह की घटना हुई, वी ऑफन से दैट इट इज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, but the disasters are not always fully because of climate change, but there are local actors which are also equally responsible. So there are climatic actors but there are non-climatic actors. Non-climatic actors में जैसे land use हो गया, हमारा जो बिल्डिंग की डिजाइन है, कंस्ट्रक्शन है, लोकेशन है, मटेरियल्स हैं, इन चीजों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, and there are other environmental factors that contribute to it. Next. इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि कैसे जो क्लाइमेट चेंज है वो डिजास्टर्स के चैलेंज को बढ़ा रहा है। जैसे ये चित्र ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हम कि इंडिया और बांग्लादेश पूरी दुनिया के अंदर ये मिला करके 2050 के अंदर ये 2 देश मिला करके पूरी दुनिया में 28% जो फ्लड का एरिया होगा, ये जो 28% जो लोग अफेक्ट होंगे फ्लड से, वो ये पूरे 2 देश को मिला करके होंगे। तो दीज आर द 2 कंट्रीज, एंड इन जनरल अगर हम बोलें तो साउथ एशिया जो है वो फ्लड्स से ज्यादा अफेक्ट हो रहा है और धीरे धीरे फ्लड के चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। जब फ्लड्स की बात करते हैं तो उसके अंदर अर्बन फ्लड्स भी और माउंटेन फ्लड्स भी शामिल होते हैं, कोस्टल फ्लड्स भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट। तो इस तरीके से अभी हम जो बात कर रहे हैं, ये जो पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि इन चीजों को देख करके जो ग्लोबल पॉलिसीज है लोकल लेवल पे हम कैसे उनको ट्रांसलेट करेंगे। तो फोकस ये है कि ग्लोबली एंड नेशनली पॉलिसीज आर वेरी गुड, but how do we really enhance
the efficient implementation at local level. So इस तरीके के discourses हैं. इसमें ट्रांसबाउंडरी इश्यूज भी हैं, जैसे इंडिया और नेपाल के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में. ये जो चित्र है वो इंडिया और नेपाल के बीच में चर्चा करने का है कि कैसे कोसी बेसिन में हम जो कम्युनिटी लेड इंटरवेंशंस को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं. नेक्स्ट प्लीज. ये एक रिसर्च है जो दिल्ली के वेटलैंड पे किया गया है, जो ओखला वेटलैंड है, कि हाउ द वेटलैंड इज ऑफरिंग ग्रेट इकोसिस्टम सर्विसेज एंड हाउ इट इज प्रोवाइडिंग resilience to the people which are inhabiting the river beds of the river Yamuna, particularly the wetland areas. क्या क्या benefits टचिंग पॉइंट होते कुछ कुछ रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं, बैकाल झील एवं नेक्स्ट प्लीज. ये चित्र आप देखेंगे, दिस वाज अ पेपर पब्लिश्ड 2011 इन करंट साइंस. बेंगलोर और चेन्नई के ऊपर है कि लैंड यूज चेंजेस की वजह से उसका जो अर्बन जो सिटीज हैं उसका एरिया कैसे बढ़ रहा है, एंड कैसे जो वेटलैंड्स है विच हैव डिप्लीटेड. और वेरी इंटरेस्टिंगली 2011 के अंदर ये पेपर पब्लिश हुआ था, 2015 में फ्लड आया और जो एरियाज इसमें आइडेंटिफाई किए गए थे, मोस्ट ऑफ द एरियाज वर फ्लडेड. बट दुख की बात यह है कि इस तरह के रिसर्च पेपर्स और रिसर्च स्टडीज आर डन बाय द साइंटिस्ट्स, the academicians, but if these studies are not being used by the policy makers and practitioners, I think this is a big question. So basically this also brings a message that we will have to work together, and there is a need to have better synergy between the government and the people in government, people in policy making, and people who are in research. Next. ये भी चेन्नई का पेपर है, ये 2010 का है, इसमें फ्लड प्रोन एरियाज दिख रहे हैं. इस तरह के 8 सिटीज की स्टडी की गई थी इंडिया में. नेक्स्ट. 2020 के अंदर आप देखेंगे, आपको याद होगा कि इट वाज ए मेजर लोकस्ट अटैक. लोकस्ट अटैक पहले भी होते थे, बट 2020 में जो लोकस्ट अटैक हुआ था, इसका जोग्राफिकल स्प्रेड भी बहुत था और डैमेज भी काफी हुआ. चर्चा ज्यादा नहीं हो पाई उस समय क्योंकि द फोकस वाज ऑन कोविड, बिकॉज इट वाज द कोविड पीरियड. लेकिन आप देखेंगे कि जो ट्रैक दिख रहा है, इट इज ऑल्सो ब्रिंगिंग डायरेक्ट क्लाइमेट कनेक्शन, बिकॉज द फेवरेबल वेदर कंडीशंस फॉर द ब्रीडिंग ऑफ द लोकस्ट, also availability of food, these are the major determinants of the spread of COVID, and that determines the track also. Next. आप देखेंगे कि क्लाइमेटिक पैरामीटर्स को लेकर के हमने ये भी कोशिश करी कि क्या जो स्प्रेड ऑफ कोविड also had the climate change connections or the connections of climatic parameters. But सिर्फ ये नहीं, Japanese encephalitis and many other the epidemics in the past, there were some kind of a climatic connections, not exactly the climate change connections, but the climatic connections. We published a paper on the climatic connections of the COVID spread also. So basically all kind of diseases, there is a direct climatic connections. Next. है ना, क्लाइमेट का कॉन्फ्लिक्ट के साथ भी बहुत बड़ा कनेक्शन है, वेदर इट इज ए रोहिंग्या क्राइसिस. हम जनरली वी लुक एट द सोशियो पॉलिटिकल एंगल, लीगल एंगल, बट इफ वी लुक एट द पीपल like the people chronically affected by the regular floods, and they were bound to migrate, but when they migrate and then they put additional pressure because they want resources, they need the land, they need settlement, they need various kind of resources. So where they move, they can put additional pressures to the people which are the original inhabitants of the country. So there are several kind of conflicts also. Next. So in the nutshell, if we see that while currently we are focusing on risk management strategy, so that for example जो फ्लड ट्रेन एरिया है, हमें पता है कि वहां पे फ्लड आती है, तो दैट इज अ रिस्क मैनेजमेंट, कि हम जो जानते हैं उसकी व्यवस्था करना, उसका मैनेजमेंट करना. बट नाउ देयर इज इक्वल फोकस ऑन जो हम नहीं जानते हैं, मींस मैनेजिंग द अनसर्टेनिटीज. सो बेसिकली दैट इज अडॉप्टेशन और डेवलपिंग रेजिलियंस. सो रेजिलियंस is basically that tries to address the known risk as well as the unknown risk. So addressing to great level the uncertainties as well. But when we try to focus on adaptation and resilience, we should not leave aside
the resilience or adaptation needs of the future generation. So when we say that developing your city resilient is not only for our own generation, but for the future generation and for the future generations of the city managers as well. Next. So there are good case studies also. Cyclone Biparjoy, we consider that it was a good case study, particularly in Gujarat, zero casualty. So we have good case studies, and we have to learn the lessons so that we can improve the preparedness and resilience in various other parts of the country for various other kind of disasters. Next, please. So there are these kind of publications and policy papers. We developed the guidebook for district collectors also, and a number of lessons. We had a pilot in the state of Orissa, state of Uttarakhand, and state of Uttar Pradesh, that how the district planning can be improved for integrating disaster resilience and climate change adaptation. And based on that, the guidebooks and the manuals are also prepared. Next, please. This is the 10-point agenda on various aspects of disaster risk management given by our Honorable Prime Minister. He has a lot of experience of dealing with disasters when he was Chief Minister of Gujarat, which is a disaster-prone state. And he has put all this knowledge, for example, all the sectors should imbibe the principles of disaster risk management. Then work towards risk coverage for all, encourage greater participation and leadership of women. Then invest in risk mapping globally, leverage science and technology, using the network of universities. So these kind of things he has recommended, and I think this formula is being used, this approach is being used by several countries, not only in India. Next, please. This is a guidebook for districts based on the pilot exercise that we did with government of UP in the district of Gorakhpur. Gorakhpur is a chronically prone area. Japanese encephalitis is also known for Gorakhpur. So we worked out that how district departments should come up with their disaster resilience and adaptation plans, and then by integrating these, we can come up with a district plan. Next. Then how to identify the key departments in a district. Next. Looking at various levels, so city level, ward level, and neighborhood level resilience building. Next. This is a summary, like two wheel. One is the first wheel represents that understanding of the vulnerabilities, and second is developing resilience. So basically, our role has been like a catalyst. So we didn't go as an expert, but we brought the modern knowledge, for example, the climatic projections, but we also integrated the local experience, because the people who are in the local departments, local government, they have the lot of the memories with them, lot of understanding and local knowledge. So we try to blend between the local knowledge as well as the modern knowledge, and then help as a catalytic agent, so that people identify their own vulnerabilities and then try to identify the approaches for resilience. So this is called as CRF, Climate Resilience Framework. Next, please. So this was the approach. Basically, the purpose was the integration between the top-down and bottom-up approach, so that there is a regular feedback from the field, but also the policy flow from top to bottom as well. Next. This is from Bundelkhand. Basically, the nutshell that if we really want to solve any climatic problem, we have to work on both the natural resource capital as well as the social resource capital. So social resource capital also emerges very important, and that is the reason the social schemes also contributed a lot. Next. This is a compendium of case studies developed for the government of Maharashtra on various aspects of climate related disasters. Next. So now the focus is also on the utilizing ecosystem based approaches. So currently this 10-year period is known as the UN Decade for Eco Restoration. So basically that makes us feel that the ecosystem decline has already taken place. So how do we regain? And for that reason, the United Nations Convention on Combating Desertification, the focus was on that planning to give land back to nature. So calling this is simple, but doing is not that simple.
But this issue has emerged as important, and G20 working group on environment as well as on disaster risk reduction, both working group considered land degradation as one of the very important component. And the Prime Minister's call on the lifestyle for environment, I think that also has a lot of potential, but now the efforts are there to strategically analyze it so that the action plans can be developed and implemented. Next, please. Next. So basically, this is a constitution of sustainability. I think there is repetition. We can skip. Next, please. Next. So these are various publications like green growth strategies for DRR. Also looking at that when we are talking about the climate related technology. So there are risk dimensions associated like solar panel, solar PV cells that has heavy metals. So heavy metals को कैसे आप how would you dispose of the waste materials? So what kind of policy? As on now, we do not have any policy, but some countries have taken initiatives. So how do we work on that? Then peri-urban systems, we talk of urban areas, we talk of rural areas, but peri-urban areas are something that as on date, we do not have the clear policies. So we should look at these things also. Next. These are some other publications on climate proofing, disaster resilience. Next. These are some more publications on city resilience. Next. So India also has a lot of traditional knowledge, traditional wisdom. Our thought process was also the living with nature, in harmony with nature. So now we'll have to think in a modern language where we utilize the modern technology as well as the traditional concepts and traditional thought process. So how do we create a blend and also a synergy between materialistic development as well as the spiritual growth? Next. So the call for life is basically something that tries to bring a synergy in that. Next. So these are the new things where we are looking at new kind of city development. So green cities. This is just one picture. There are several such models which are available. Next. These are some publications on nature-based solutions. Next. So this was a project that has been implemented jointly with Department of Science and Technology, Climate Adaptive Planning for Resilience and Sustainability. Now we are working towards the phase 2. Next. And phase 2 is basically coming up with a knowledge network so that because a large number of institutions and scientists are working in these areas, but the knowledge is scattered here and there. So how to bring all the knowledge at common platform. So that is one of the effort that address is proposing. Next. I think we already told. Next. Some more publications, how differential vulnerabilities are there. The case studies on ecosystem approaches to disaster risk management. Next. Next. Then how do we use the various tools, for example, environmental impact assessment and strategic environmental assessment in promoting disaster resilience in various sectoral developments. Next. A state government's initiative, this is Maharashtra, government of Maharashtra recently established an Eco-DRR center in Chandrapur. Next. Then it was a large conference organized in New Delhi. Next. More publications. You can look at all these publications on my ResearchGate. I'll be giving the link at the end. This is the framework for climate risk management. Next. So basically now we look at we are looking at a transformative approach, and when we are looking at transformation, we have to take care of the two things. One is that how do we look at the disruptive technology, their benefits, but also that how do we look at the disruptive changes in society that are taking place. So both are very important determinants for futuristic approach to disaster risk management as well. Next. About the traditional wisdom. Next. Next. Thank you. So finally, I would say that the middle path is the way to wisdom, and basically have to bring a synergistic planning, and that can help us address the environmental challenges as well as the futuristic
risk of disasters. So thank you very much. If there are any questions, I can take. डॉक्टर So ओपी मेरे पास तिवारी 2-3 मिनट हैं. जी जी. राजीव जी. आपको धन्यवाद देना चाहेंगे सर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द जिला सेंटर्स. इतना बढ़िया इंफॉर्मेटिव एंड हाईली एनलाइटनिंग सेशन था हम सबके लिए. हम सर आपको दोबारा बुलाना चाहेंगे आपके पास जब टाइम होगा. लिसन जी, टू जी. अगेन. Thank you. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. डॉक्टर ओपी तिवारी मॉडरेशन के लिए अगर हैं तो अपना माइक अनम्यूट करके 2 मिनट के लिए सर के पास समय है. जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं तो उनको एक एक करके इनवाइट कर पाए तो. शायद सर मैं एक बार या तो देखता हूं जिन लोगों, यदि किसी तरह का कोई सवाल है तो एक एक करके आप अपना हैंड रेस करें ताकि मैं बुला पाऊं. नहीं सर के पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम है अभी. हाँ, इसी हैंड रेस की है. राजेंद्र कुमार जी अपना माइक अनम्यूट करें और बोले. जी सर. हाँ. पहले तो सर को थैंक यू. बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा चीज इंफॉर्मेटिव रहा. लेकिन एक क्वेश्चन हमको हमारे दिमाग में बार बार माइंड में ये आती है कि हम लोग ये इन्वायरमेंटल चेंज के बारे में बात करते हैं, पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की लिमिटेशन की बात करते हैं. लेकिन दूसरी तरफ हम लोग जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में सोचते हैं तो उसमें ये रहता है कि जैसे किसी के पास अगर आज इतना कार का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गया तो अभी अगर हम कहते हैं कि किसी के पास एक कार है तो हम फोर्स करते हैं या गवर्नमेंट कंपनी के माध्यम से गवर्नमेंट कि आप 2 कार खरीदिए. अगर किसी के पास एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी खरीदिए, 3 गाड़ी खरीदिए. तो वो तो एक इन्वायरमेंटल को डिटोरिएट करता है, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज पर प्रेशर डाल रहा है. जी जी जी. दूसरी ओर जी एक तरफ हम लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम लोग अगर मतलब कि जैसे सीमेंट. मैं आपकी बात समझ गया. देखिए हम लोग अभी हम कहते हैं कि हमारा जो देश है दैट इज इकोनॉमी इन ट्रांजिशन. जी जी. इकोनॉमी एंड ट्रांजिशन में क्या होता है, दोनों चीजें एक साथ चलती हैं. आज के देश में हम एक तरफ बहुत अच्छे डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड्स भी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे कंट्री में बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छा पानी पीने का भी नहीं मिल रहा है ना, शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है. तो स्थितियां हैं, कुछ लोगों के पास बहुत बड़े बड़े घर हैं लेकिन कुछ लोगों के पास घर नहीं है. तो दोनों तरीके की चीजें हैं. हमें इसमें एक बैलेंस कैसे ला सकते हैं और कैसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ा सकते हैं और जो पर्सनल व्हीकल्स को कैसे कम करेंगे, तो ये भी एक पॉलिसी का हिस्सा है. लाइफ मिशन के अंदर ये भी बात है. सर जैसे अभी फेस्टिवल सीजन है तो हम देखते हैं कि कार पर ऑफर दे रहे हैं और मान कि कार खरीदने के लिए, बाइक खरीदने के लिए ऑफर दे रहे हैं ताकि पब्लिक कार खरीदे, अधिक से अधिक बाइक खरीदे, अधिक से अधिक गाड़ी खरीदे. लेकिन वो भी एक पोल्यूशन का कारण बनता है सर बाद में कि वो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ. हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर उसका प्रेशर पड़ रहा है. आयरन रिसोर्सेज. तो हम क्यों नहीं इस चीज को हिमायत करें. बिल्कुल इस दिशा में हमें आगे बढ़ना ही होगा. उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है. उसको कम करना होगा. लेकिन ये बीच में ऐसा समय होता है जब ट्रांजिशन का समय है तो दोनों चीजें साथ में चलती हैं, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए और साथ में जब समस्याएं हैं तो उनकी बात भी होती है ना. तो जैसे जैसे समाधान निकलते जाएंगे वैसे ही. जी हमारे प्राचीन मैं भी थोड़ी, मेरी दूसरी बैठक है, नहीं तो मैं आपसे बहुत चर्चाएं करता. आपके सवाल बहुत अच्छे आ रहे हैं. जी जी. तो अगली बार हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे. जी जी. डॉक्टर संजय कुमार जस्ट क्विकली अपना सवाल पूछिए, उसके बाद थैंक यू सर. बहुत अच्छा रहा सर. थैंक यू. डॉक्टर संजय कुमार जल्दी अनम्यूट करिए और पूछ लीजिए अपना प्लीज. डॉक्टर राजीव मुझे लगता है गलती से रेज कर लिए, तो सर को धन्यवाद देने के लिए बुला लीजिए. कार्यक्रम लगभग समाप्ति की ओर है और जैसे मैंने कहा, चूंकि सर को पकड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया कि बहुत कम समय में सर ने जितना दिया. राजेंद्र जी, मैं आपके सवाल का एक ही जवाब दूंगा कि आज के समय में जिसको हम लोग सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, यानी कि सतत
विकास की बात करते हैं, तो वो यही सस्टेनेबिलिटी है, जिसमें कि आपको आगे का भी सोचना है और अभी प्रेजेंट की जो नीड है उसको फुलफिल करते हुए आगे का सोचना है। तो अगर हम कहते हैं कि किस तरह से ऑल्टरनेटिव पाथ है, दोनों रास्ते, आप बस से भी जा सकते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, हो सकता है पोल्यूशन कम हो, लेकिन उसके बदले आप 2 चक्का भी जा सकते हैं, 4 चक्का भी जाते हैं, और दोनों का जो एवरेज है उसको कंपेयर करके आप अपने आप डिसाइड करें, तो वही सस्टेनेबल थिंकिंग है शायद। जी सर, ठीक जी है, सर। तो कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर हम लोग हैं। मैं आमंत्रित करता हूं धन्यवाद ज्ञापन के लिए मिस्टर आनंद कुमार जी, जो सहायक कुल सचिव है इग्नू क्षेत्रीय केंद्र पटना में। आनंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सचमुच में आज का जो सेशन था वो काफ़ी अच्छा रहा। हम लोग भी काफ़ी एंजॉय किया सर को। काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर को कि आज का अपना समय निकाले, बहुमूल्य समय निकाल के हम लोगों के लिए दिए, और पार्टिसिपेट भी आज काफ़ी अच्छे थे, जिससे देखकर हम लोग काफ़ी खुश हैं कि आज भी इन्वायरमेंट के प्रति लोग सजग हैं और इस तरह के कार्यक्रम में अपना समय निकाल रहे हैं और भाग ले रहे हैं। तो ये गुड संकेत है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने दोनों रीजनल सेंटर से जो जुड़े हुए हैं, हमारे LSC के कोऑर्डिनेटर सर हैं, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर हैं, स्टाफ्स हैं, और सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद के पात्र हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं। अभी भी लगभग 125 की संख्या में जुड़े हुए हैं, तो ये अपने आप में इसकी सफलता का द्योतक है। तो और इस तरह के कार्यक्रम को करवाने के लिए मैं सबसे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने रीजनल डायरेक्टर सर को, सीनियर रीजनल डायरेक्टर सर डॉक्टर अभिलाष नायक सर को, जो इस तरह के कार्यक्रम को करवाते रहते हैं और हम लोगों का उत्साहवर्धन करते रहते हैं, हम लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहते हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजीव सर को, जो दरभंगा से असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं, जो हमारे गेस्ट को खोज कर लाए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना पूरा समय दिया। मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे विनोद जी हैं, टेक्निकल सहायक हैं, और भी कई सारे लोग हैं, ओपी तिवारी सर भी थे, इस कार्यक्रम में थोड़े समय के लिए जुड़े थे। तो मैं उन सभी लोगों को जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम को में जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी मदद की है, मैं उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज छूट गया आनंद जी से, जो दूसरे रीजनल सेंटर हमारे हेडक्वार्टर से भी कुछ कलीग से हमारे साथ है जो ज्वाइन किए, जैसे वीर अभिमन्यु कुमार जी को हम देख रहे हैं, डॉक्टर वीर अभिमन्यु कुमार, और जो भी जिनको भी हम नहीं देख पा रहे, सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। जो छूट गया राजीव जी को हम बोलेंगे, उनको धन्यवाद दे देंगे। डॉक्टर राजीव प्लीज। थैंक यू सर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म का लिंक वहाँ मैसेज में डाल दिया है, प्लस जिन जिन लोगों का रिस्पांस मिल चुका है उनका भी मैं नाम डाल चुका हूँ। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि आज या कल तक आप सभी के पास सर्टिफिकेट पहुंच पाए। तो इसलिए जो जो फॉर्म है उसको एक बार फिर से चेक कर लें, एक बार फिर से मैं उसको शेयर कर देता हूं, ताकि आप लोग सभी उस के लिए सर्टिफिकेट के लिए, प्लस और भी क्षेत्रीय केंद्र ही नहीं बल्कि इस कार्यक्रम को, चूंकि मेरे लिए सबसे बड़ा एक सौभाग्य था कि एक केवल कार्यक्रम ही नहीं बल्कि एक सीनियर से मिलने का समय था। तो इसलिए मैंने प्रयास किया था कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं खासतौर से उन सभी को इसी बहाने बुला के बात करने का मौका मिला। तो मैं चाहूंगा अगर कोई हमारे पुराने साथ वाले हो 2 मिनट का अगर अपना फीडबैक देना चाहें तो, क्या बाकी और कोई भी? फतिमा मैम को धन्यवाद नहीं दिया आपने। It's okay, sir. Thank you so much. Thank you. You have been so nice. आप तो नहीं बने हुए अभी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फातिमा मैम धन्यवाद। अनिल सर को पूरा लाने के लिए, तो मैं तो आप ही से कोऑर्डिनेट करता था, उनसे बात ही नहीं हो पाती थी कभी। It's very difficult to catch, sir. So thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू, Thank you so much, sir. सभी को धन्यवाद और नमस्कार। और हम चाहेंगे, धन्यवाद राजीव। फिर एक बार हम लोग मिलेंगे बहुत जल्दी। सर एक बार माइक तो आप सबों को भी धन्यवाद।